जैसा कि पवन जी ने बताया कि बेगम हज़रत महल को मैंने खुद चुना था। जब यहाँ आना शुरू किया तो सर ने बोला कि नहीं, आपको भी कुछ बोलना पड़ेगा, आप खुद बताइए किस पर बोलेंगी। हज़रत महल को चुनने के पीछे एक कारण था, और वो कारण है कि मैं एक ऐसे संस्थान से जुड़ी हूँ, मेरा पेशा ऐसा है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती हैं उन सब को प्रचारित प्रसारित करने का ज़िम्मा हमारा होता है। तो जैसे ही स्वाधीनता का 75वां वर्ष शुरू हुआ, आज़ादी का अमृत महोत्सव आरंभ हुआ, हमने रोज़ एक स्वाधीनता सेनानी पर बोलना शुरू किया और उसके बारे में ढूंढ कर निकालना शुरू किया, और ये हमारे लिए बहुत दुरूह काम था। बहुत सारे ऐसे नायक निकल कर सामने आए जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था। मैं इतिहास की विद्यार्थी रही हूँ, लेकिन मुझे उनका नाम तक नहीं पता था। और ऐसे लोग ज़्यादातर उस युग के थे जो 1857 के समय में शुरू हुआ था। हमें बहुत से लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और उनमें से जब हमने बेगम हज़रत महल के ऊपर ढूंढना शुरू किया तो इन पर भी बहुत कम जानकारी मिली। ये मेरे लिए एक चुनौती थी। मैंने खुद को एक चुनौती दी थी कि मुझे बेगम हज़रत महल पर इतना बोलना है, इतना मटीरियल इकट्ठा करना है कि मैं संतुष्ट हो सकूं। हालांकि मैं अभी भी संतुष्ट नहीं हूं। इतना करने के बाद भी बहुत कुछ है जो इनके बारे में जाना जाना चाहिए। किसी एक जगह लिखा हुआ कुछ भी नहीं मिलता, आपको कई संदर्भ ग्रंथ ढूंढने पड़ेंगे। जितना मुझसे संभव हो सका उतना कोशिश की है। सभी लोगों ने यहाँ पर विमर्श में हिस्सा लिया है। मैं पूरी विनम्रता के साथ क्षमा चाहती हूँ कि मैं विमर्शकार नहीं हूँ। मैं एक स्टोरी टेलर की तरह अपने आप को देखती हूँ, तो एक कहानी की तरह ही आपको इसे बताऊँगी। कोशिश करूँगी कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं की जाए। जितने भी संदर्भ ग्रंथ मैंने तलाशे हैं, कोशिश की है कि उनमें भी इन साक्ष्यों को रखते समय पूरी तरह प्रमाणीकरण कर लिया जाए। इंटरनेट से मैंने बहुत कम सामान लिया है, बहुत कम हिस्से हैं जो इंटरनेट से लिए गए हैं। मैं संदर्भ ग्रंथ के बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ें जहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं। कुछ किताबें आप देख रहे हैं, ये किताब है नवाब वाजिद अली शाह की परीखाना। नवाब वाजिद अली शाह ने इसे मूल तौर पर फ़ारसी में लिखा था। इसका हिंदी अनुवाद 10 दिन पहले मुझे पता चला कि ये किताब ऐसी है, और मेरी खुशकिस्मती थी कि ये किताब जो है वो 2 दिन के अंदर आ गई। और इसमें से मैं 2 हिस्से आपको पढ़कर सुनाऊंगी जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक किताब है ये प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा की बेगम हज़रत महल के ऊपर। सबसे पहले ये किताब ली थी, हालांकि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी कुछ जानने को मिला अवध के बारे में। एक इतिहासकार से मेरा परिचय हुआ है, रुद्रांशु मुखर्जी। नाम सुना था मैंने इनका, लेकिन इनके लेखन से मेरा परिचय बिल्कुल भी नहीं था। अब बेगम एंड रानी नेट पर सर्च करते समय ये किताब आई, मुझे लगा ये बहुत अच्छी चीज़ है। 2 महान योद्धाओं के बारे में, जो दोनों महिलाएं हैं, उस पर किस तरह से विमर्श किया गया है ये जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए ये किताब मंगाई गई। अंग्रेज़ी में थोड़ा हाथ तंग है, बहुत मुश्किल से ये किताब पढ़ी गई, और मुझे खुशी है कि इस किताब ने मुझे अंग्रेज़ी में पढ़ना सिखा दिया। रुद्रांशु मुखर्जी के बारे में यदि मैं कहूँ तो अवध के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा काम है, अवध के इतिहास के ऊपर, और ख़ास तौर पर गदर के इतिहास के ऊपर इनका बहुत काम है। कुछ किताबें इनकी और भी हैं जो आगे की सीरीज़ में मैं पढ़ना चाहूँगी। हो सकता है आप भी यदि इनके ऊपर रिसर्च करें। टैगोर और गांधी के ऊपर इनकी ये किताब है। एक किताब है जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, एक किताब भगत सिंह के ऊपर है, और एक मंगल पांडे के ऊपर है। मंगल पांडे की किताब, ये कहते हैं कि वो एक्सीडेंटल हीरो था या फिर सच में वीर था। ये किताब पढ़ी जाने लायक है। इसके अलावा प्रोफेसर अशोक कुमार शर्मा की मैंने बताया हज़रत महल, एक सुरेंद्र कांत का उपन्यास है, बेगम हज़रत महल नाम है। इसकी ई बुक मुझे मिली। सुरेंद्र कांत के इस उपन्यास को एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है। उम्मीद करती हूँ कि उन्होंने, चूँकि ऐतिहासिक चरित्र को लेकर के ये उपन्यास लिखा है, तो लेखक की स्वतंत्रता ली होगी, लेकिन इतनी नहीं कि इतिहास से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की जाए। कुछ घटनाएं उन्होंने ड्रामेटाइज़ करने की कोशिश तो की है, लेकिन उसमें कुछ तो बातें सही होंगी जिसकी वजह से वो पूरा उपन्यास लिखा गया है बेगम हज़रत महल के ऊपर। योगेश प्रवीण जो एक इतिहासकार हैं, अवध के ऊपर उनका काफ़ी काम है। इनके कुछ लेख मुझे इंटरनेट पर मिले और वो मेरे रिसर्च का हिस्सा रहे। एक किताब ख्वाजा हसन निज़ामी की
जिसका अनुवाद किया राना सफ़वी ने। बेगमात के आंसू, ये भी फ़ारसी में मूल तौर पर लिखी गई है, इसका अनुवाद अंग्रेज़ी में किया गया है, टीयर्स ऑफ बेगम्स। और जो किताब अभी नहीं पढ़ी गई है अमृतलाल नागर की, गदर के फूल, मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये किताब मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, लेकिन संदर्भ के रूप में उसके लिया जा सकता है। आप सब मेरे ख्याल से देख सकते हैं उसको। इतना सब कुछ देखा गया। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सोर्स मटेरियल जब हम इकट्ठा करते हैं, इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्व होता है सोर्स मटेरियल का। हमें मूल रूप से 1857 की जो क्रांति हुई, जो अपराइजिंग, इंडियन अपराइजिंग बोलते हैं हम उसे, भारत जागा ही तब था। यदि हम पूरे स्वतंत्रता के इतिहास को देखें तो उस समय इंडियन अवेकनिंग कहा जाता है उसे। उस समय का इतिहास हिंदुस्तानियों ने नहीं लिखा है, सारा इतिहास अंग्रेज़ इतिहासकारों का लिखा हुआ है। बहुत सारे जर्नल्स हैं, बहुत सारे उनके मसौदे जो यहाँ से वहाँ गए हैं, हिंदुस्तान से ब्रिटेन गए हैं या ब्रिटेन की संसद में पेश हुए हैं, ये सारे इतिहास लिखने के बाद में काम आए। सबसे पहला जो लिखित दस्तावेज़ मिलता है किसी हिंदुस्तानी के द्वारा, वो 1877 में, आपको आश्चर्य होगा, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ एक निबंध है झांसी की रानी के ऊपर। सिर्फ 17 साल की उनकी आयु थी, 16 से 17 के बीच की उनकी आयु थी, 1861 में पैदा हुए थे वो। उन्होंने झांसी की रानी के ऊपर एक लघु निबंध लिखा। कलकत्ता में उस समय लेखन के क्षेत्र में उनका नाम होने लगा था, और जब ये उनका निबंध सामने आया तो खलबली सी मच गई कि वास्तव में क्या इतना बड़ा था ये विद्रोह। उन्होंने लिखा है कि जितने भी क्रांतिकारियों ने, जितने भी नायकों ने इस संघर्ष में हिस्सा लिया, यदि ये यूरोप में हुआ होता तो इतिहास के पन्ने रंग गए होते, कितने ही स्मारक बनाए गए होते, साहित्य भर गया होता, कितनी कविताएं लिखी गई होती, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये अफसोस ज़रूर था। उन्होंने बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा, लेकिन हज़रत महल उनसे भी छूट गई। हज़रत महल का जिक्र उस निबंध में आया है, लेकिन हज़रत महल का जिक्र उसमें विशेष तौर पर मौलवी, हज़रत महल का जिक्र उसमें आया है। मैं आपको बताऊं, उन्होंने राणा बेनी माधव, जो बरेली के राजा थे, राणा बेनी माधव का जिक्र करते हुए ये कहा है कि वो बहुत स्वामी भक्त थे बिरजीस कदर और बेगम हज़रत महल के। बिरजीस कदर बेगम हज़रत महल के सुपुत्र थे, उत्तराधिकारी थे नवाब के। इनके बारे में आगे आपसे बातचीत करेंगे। इस पर भी हम बातचीत, टैगोर को हम यहीं छोड़ रहे हैं, इस पर भी हम आपको बातचीत करेंगे, लेकिन विमर्श के अंत में। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1920 में सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी, झांसी की रानी। इसके बाद 1944 में जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया आई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने से पहले भी भारत का भ्रमण किया गया था, तमाम लोगों से बातचीत की गई थी, और वही लोग जो हैं वो इतिहास के स्रोत माने गए थे। 1944 में किताब लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया प्रकाशित हुई है, और हम मान सकते हैं कि करीब 20-25 साल उन्हें लगे होंगे रिसर्च करने में। लेकिन 20-25 साल का वक्फा भी मान लिया जाए तो 1857 से लेकर के और उसके बाद का जितना समय है कि 1 या 2 पीढ़ियाँ तो बीती गई होंगी, तो जितनी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित हुई होंगी उतनी ही उन्हें पता चली होंगी। ये बड़ी विडंबना है हमारे साथ। सुभाष चंद्र बोस ने झांसी की रानी को फ्रांस की जोन ऑफ आर्क से कंपेयर तो किया है, लेकिन हज़रत महल वहाँ भी नहीं है, हज़रत महल कहीं नहीं है। जबकि गदर का इतिहास हज़रत महल के प्रयासों का इतिहास है। लखनऊ जैसा, जो अब हम लखनऊ कहते हैं, अवध जितना संगठित विद्रोह हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। हम झांसी की रानी के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ लिखा गया है। एक कविता उनके बारे में पूरी है, उनके जीवन संघर्ष को बताती है, लेकिन ऐसी कोई कविता हज़रत महल के बारे में नहीं लिखी गई। आश्चर्य होता है कि इतिहास कैसे खा गया एक नायक को, और क्या वजहें थीं। इन वजहों पर भी हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के जितने भी इतिहासकार रहे, उन्होंने सिपॉय म्यूटिनी जो नाम दिया था इसको,
उसका काउंटर प्रतिरोध जो है उसके रूप में इस पूरे गदर के इतिहास को लिखा गया। काउंटर इंसर्जेंसी बोला इसे। और बाद के इतिहासकारों ने, जो हिंदुस्तानी इतिहासकार भी रहे, उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी की तरह ही इसे पढ़ा। किसी ने अपने दृष्टिकोण से इसे पढ़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि बाद में बहुत कोशिशें हुई, लेकिन ये जल्दी हो जाना चाहिए था। चलिए हम इस चीज़ को अभी छोड़ देते हैं कि सोर्सेज में और क्या होना चाहिए। हम अवध के ऊपर आते हैं, तत्कालीन परिस्थितियों पर आते हैं, क्योंकि हम हज़रत महल को तभी समझ पाएंगे अच्छी तरह से जब हम तत्कालीन परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ, अवध को बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ। क्योंकि आज इस सभागार में बैठ करके आज की परिस्थितियों के हिसाब से 150 साल पहले या पौने 200 साल पहले की बात सोचना समझना हमारे लिए संभव नहीं है। हम सोच भी नहीं सकते कि कैसा समाज रहा होगा, कैसी व्यवस्थाएं रही होंगी, किस तरह के दबाव उन लोगों को झेलने पड़ते रहे होंगे, महिलाओं की क्या स्थिति रही होगी। क्योंकि बेगम हज़रत महल एक महिला थी और मुस्लिम समाज से आती थी, तो उनके ऊपर किस तरह के दबाव काम करते थे, ये बहुत बड़ी चीज़ है उनके व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए। अवध की यदि हम बात करें तो अवध, अकबर ने जब अपना साम्राज्य विस्तार किया तो एक केंद्रीय शक्ति जो होती है, जब साम्राज्य बड़ा होता है तो धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। इसको बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को सूबों में विभाजित कर दिया। 12 सूबे थे, जिसमें से कि एक सूबा अवध का था। अवध को फ़ायदा ये हुआ कि ये बहुत गंगा जमुना का दोआब था, बहुत उपजाऊ ज़मीन थी, कला संस्कृति बहुत विकसित थी, आर्थिक उन्नति का क्षेत्र था ये, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए अवध का सूबा बहुत ज़्यादा महत्व रखता था। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि अवध का जो भी सूबेदार नियत किया जाता, उसकी स्थिति राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण थी। 1722 में सैयद सादत खां अवध का पहला नवाब बना और धीरे धीरे अवध को कह लीजिए डेवलप करना शुरू किया गया बाद के नवाबों के द्वारा। और चूँकि वो पहले से ही कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी और नवाबों का प्रश्रय मिला, आश्रय मिला, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें, कला हो, संस्कृति हो, स्थापत्य हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा विकसित हुई। और मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा है जहाँ खलीफा रहते हैं, वहाँ से इनका आना जाना बहुत ज़्यादा बना रहा, जिस वजह से यहाँ अदब का भी इतिहास, बहुत अच्छी उर्दू अदब का इतिहास बहुत कायदे से निखरा, उभरा। वाजिद अली शाह के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक बहुत कला रसिक व्यक्ति था। वाजिद अली शाह पे हम अभी आएंगे, लेकिन ये सब चल रहा था। इसी बीच 1600 में, सन 1600 में यूरोप में क्रांति हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन हुआ। और फरूसियर के समय, मुग़ल बादशाह फरूसियर के समय एक अंग्रेज़ जो है उनके दरबार में आए, और चूँकि अतिथि देवो भव वाली हमारी स्थितियाँ होती हैं, हम मानते हैं कि जो भी हमारे पास आया है उसकी अच्छी तरह से आवभगत की जाए, उसको तमाम सुविधाएं दी जाएं। तो फरूसियर ने उस अंग्रेज़ को बहुत सारी सुविधाएं दी, उसे रेजिडेंट बना लिया, व्यापार करने की थोड़ी बहुत इजाज़त मिल गई, और यहीं से धीरे धीरे लालच शुरू हुआ अंग्रेज़ों का साम्राज्य विस्तार का। 1754 से 1775 का समय है नवाब शुजाउद्दौला का, ये अवध में थे। इसी समय 2 युद्ध हुए, इसने भारत के इतिहास की पूरी दिशा बदल दी, पलट दिया। प्लासी का और बक्सर का युद्ध आपको पता होगा, इतिहास भरा पड़ा है प्लासी और बक्सर के युद्ध के आख्यानों से। मीर जाफ़र और मीर कासिम अब मुहावरे हो गए हैं। लोग कहते हैं कि विभीषण ने लंका ढाई थी, हम कहेंगे कि हिंदुस्तान ढहाया था मीर जाफ़र ने। प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कंपनी की तरफ से कमांडर था उनका क्लाइव, और इन दोनों के बीच में जब युद्ध हुआ तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला का सेनापति था। अंदर ही अंदर सेना को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक हिस्सा नवाब का लड़ा ही नहीं,
आधी सेना से लड़ करके सिराजुद्दौला ने हार मानी और प्लासी का युद्ध क्लाइव और उनकी सेना ने जीत लिया। यहाँ हम उसको अंग्रेज़ सेना नहीं कहेंगे, यहाँ वो कंपनी की सेना थी। एक व्यापारिक कंपनी इतनी शक्तिशाली थी कि उसने अपनी सेना रख रखी थी। ये बहुत बड़ी विडंबना है भारतीय इतिहास की। इस युद्ध में हारने के बाद नवाब सिराजुद्दौला को बहुत सारा धन देना पड़ा, क्लाइव को अपनी बहुत सारी ज़मीन देनी पड़ी, उसके क्षेत्र में सेना रखने का अधिकार देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेज़ों के मुंह में खून लग गया जिसे कहते हैं, ये वो बात हो सकती है। धीरे धीरे वो बंगाल से उड़ीसा, बिहार, इस इलाके की तरफ उनकी नज़र गई। यहाँ एक बात ख़ास तौर पर नोट करने की है कि इस जगह पर उन्होंने व्यापार में धीरे धीरे रियायतें हासिल करनी शुरू की, नवाबों की कृपा से कहें तो। सारा कर नवाब को जाता था और व्यापार करने के लिए जो कंपनी आई है उसे भी उतना ही कर देना था, लेकिन उसने अपने कर में पूरी माफ़ी ले ली। सभी व्यापार कर रहे हैं, सब कर दे रहे हैं, लेकिन एक कंपनी जो अंग्रेज़ कंपनी है वो कर नहीं दे रही है। उल्टा जिन व्यापारियों के साथ वो व्यापार कर रही है उनके ऊपर कर लगा लेती थी, और ये सब चलता रहा। इसके बाद आया बक्सर का युद्ध 1764 में। बंगाल का नवाब उस समय था मीर कासिम। शुजाउद्दौला उस समय भी अवध का ही नवाब था, और शाह आलम द्वितीय मुग़ल बादशाह था। ये लड़ाई हुई, मुग़ल बादशाह, अवध का नवाब और बंगाल की सेना, ये सब एक तरफ थे और कंपनी की सेना एक तरफ। बक्सर के युद्ध में भी हार हुई। बक्सर के युद्ध के हार के बाद बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के पास आ गया, जिसमें इलाहाबाद और कड़ा तक की ज़मीन शामिल थी। अब सोचिए, कहाँ बंगाल और कहाँ इलाहाबाद और कड़ा, कितना बड़ा इलाका उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया था। और इस बड़े इलाके को हिस्से में करने के बावजूद उन्होंने दीवानी के सारे मामले और राजस्व के सारे मामले अपने लिए सुरक्षित करा लिए कि इसमें नवाब का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। एक तरह से रीढ़ तोड़ दी। किसी भी राज्य को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उसकी एक निश्चित आमदनी की ज़रूरत पड़ती है। उस आमदनी में सेंध लग गई, और ये सेंध ऐसी लगी कि आप बाहर निकल पाएँ इसकी भी व्यवस्था आप बाहर निकल पाएँ ये भी उन्होंने नहीं छोड़ा। उन्होंने एक और शर्त रखी कि आपको अपने दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रखना होगा। मतलब उनका एक आदमी आपके दरबार में रहेगा आपको सलाह देने के लिए, आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी वो बताएगा। और यहाँ तक कि उनकी कुछ सेना, उन्होंने शुरू में कुछ संख्या कम रखी थी, उनकी कुछ सेना भी आपको रखनी पड़ेगी, सेना का पूरा खर्च नवाब को उठाना होगा। ये शर्तें रखी गईं। सेना का पूरा खर्च जब नवाब उठाएगा और सेना काम करेगी कंपनी के लिए। यहाँ कंपनी ने बहुत समझदारी से काम लिया, यदि कंपनी की तरफ से सोचे तो। धीरे धीरे नवाब के कामों में हस्तक्षेप करने लगा वो रेजिडेंट। हर एक प्रशासनिक मामले में दखल करना कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, सेना के कामों में दखल देना कि नहीं सेना की भर्ती नवाब की सेना में नहीं होगी, क्योंकि नवाब की सेना आतताई होती जा रही है। सेना की भर्ती यदि होगी तो कंपनी की सेना में होगी। इस तरह से कंपनी की सेना बढ़ती गई और नवाब की सेना कमज़ोर होती गई। और धीरे धीरे ये हुआ कि जो रेजिडेंट्स वहाँ नियुक्त किए जाते थे उनका एक ही काम होता था कि जो नवाब है उसको डिमोरलाइज़ किया जाए। ऐसा नहीं है कि नवाब हमारे निकम्मे थे, जिस तरह की बातें प्रचारित होती हैं कि नवाब अपनी जूतियाँ सीधी नहीं कर पाया, इस वजह से वो पकड़ में आ गया और वो भाग नहीं पाया। ये सारी बातें कही जाने वाली बातें हैं, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना डिमोरलाइज़ किया गया कि प्रशासन के कामों से अरुचि होने लगी नवाबों को। ये नवाब वाजिद अली शाह के साथ का किस्सा है। उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं।
नवाब वाजिद अली शाह बहुत अच्छे लेखक थे। ये सब चीज़ें चल रही थी। नवाब वाजिद अली शाह जब उत्तराधिकारी बने, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को सोचना और समझना शुरू किया। मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़हीन व्यक्ति थे, बहुत अच्छे योद्धा भी थे और प्रशासन के कामों में, राज्य के कामों में दिलचस्पी भी बहुत लेते थे। पिछले 100 साल का अवध का इतिहास उन्होंने निकलवाया, सारे दस्तावेज निकलवाए और बहुत कायदे से, तरीके से पढ़े। जब भी पैसों की कमी पड़ती तो कंपनी सरकार जो है कहीं ना कहीं से व्यवस्था करती, और उसकी व्यवस्था करने के तरीके थे कि वो हिंदुस्तानी जनता से किसी न किसी तरह से कर वसूल ले। जब कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता था तो जो अमीर उमरा थे, ताल्लुकदार थे, ज़मींदार थे, यहाँ तक कि जो बुज़ुर्ग बेगमें थीं पुराने नवाबों की, उनका पैसा हड़प लिया जाता था। ये सारी बातें नवाब की भी नॉलेज में आई। उन्होंने सोचा कि नहीं, सिलसिलेवार ढंग से इन्हें ठीक किया जाना चाहिए। जब नवाब वाजिद अली शाह नवाब बने तो उन्हें ये लगा कि सेना भी हमारी मुस्तैद होनी चाहिए। सेना की कवायद में जाने लगे वो, और जब ये देखा कि इनकी रुचि तो प्रशासनिक कामों में होने लगी है तो रेजिडेंट ने फिर से वही खेल खेला, उन्हें डिमोरलाइज़ करना शुरू किया। नहीं, आपसे नहीं होगा। और जब 10 लोगों के सामने नवाब को नीचा दिखाया जाएगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके मातहतों के सामने उसे नीचा दिखाया जाए। तो नवाब धीरे धीरे उन सब चीज़ों से हटने लगा, और हट करके उसके पास एक ही रास्ता बचता था कि वो राग और रंग में डूब जाए। वो बहुत अच्छा संगीतज्ञ था, बहुत अच्छा नर्तक था, बहुत अच्छा लेखक था, बहुत अच्छा प्रशासनिक व्यक्ति भी था, योद्धा भी था, लेकिन उन 2 जगहों से उसे हटा दिया गया। अवध का इलाका नेपाल से लेकर के रुहेलखंड, बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, कड़ा, बरेली, कानपुर, एक शब्द आया, मुझे उसे रिसर्च करनी पड़ी, क्योंकि वो शब्द यदि हम कहें तो इलाके के लिहाज से है गोगरा, ट्रांस गोगरा शब्द आया अवध के विस्तार को देखने के लिए। गोगरा जो है, मेरे ख्याल से परितोष जी बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडो चाइना बॉर्डर के इलाके को गोगरा कहते हैं, जो लद्दाख से मिलता हुआ है जो इलाका। अवध का इलाका ट्रांस गोगरा अगर कह रहे हैं तो लद्दाख ना जाइए तो थोड़ा और नीचे आ जाइए, हिमाचल तक आ जाइए। ट्रांस गोगरा तक अवध का इलाका था। तलहटी, हिमालय की जो तराई है, तलहटी है, नेपाल का जो बॉर्डर है, ये अवध का इलाका था। यानी अवध कितना विस्तार लिए हुए था, और इस पर अंग्रेज़ों की बहुत बुरी नज़र थी। अंग्रेज़ों की बुरी नज़र के बारे में मैं आपको बताऊं कि 1851 में डलहौजी जब आया था, नज़र देखिएगा, एक सेंटेंस है, उसको उसी तरह पढ़ रही हूँ, अंग्रेज़ी में इसलिए पढ़ रही हूँ कि यदि उसका तर्जुमा किया गया तो उसकी वो शार्पनेस ख़त्म हो जाएगी। डलहौजी ने कहा था अवध के बारे में, अवध इज़ अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। अवध इज़ अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। और ये हुआ। यहाँ से लेकर के और अवध के हड़पने तक का पूरा इतिहास रक्त रंजित इतिहास है। वाजिद अली शाह के बारे में कहा जाता है कि वो विलासी थे। ये किताब है परीखाना, जो उन्होंने ख़ुद लिखी है। इस किताब के बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये उन्होंने ख़ुद लिखी है, फ़ारसी भाषा में लिखी मूल रूप से। इसका हिंदी अनुवाद मेरे पास है, इससे कुछ अंश मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगी। परीखाना उन्होंने अपनी परियों के लिए बनाया था। परियां वो उनको कहते थे जो नृत्य करती थी, जिनके साथ वो नृत्य सीखते थे। इंद्र सभा वाली जो बात है, वो परीखाना है उनका। और परीखाना जिस इमारत को उन्होंने बनाया, वो आज भातखंडे संगीत विद्यालय वहाँ पे चलता है, वही सेम बिल्डिंग है। तो ये परीखाना है। इस परीखाने में तमाम उनकी परियां रहती थीं। उन्हीं परियों को वो बेगम बना लेते थे बाद में, और इस तरह से उनकी 359 बेगमें थीं जिनसे निकाह और मुताह किया था उन्होंने। मेरे ख्याल से मुताह के बारे में, मुताह मेरे लिए नया शब्द था, मैंने उसके बारे में रिसर्च की। आमिर जी आप बताएंगे शायद। मुताह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, एक निश्चित समयावधि के लिए या कोई शर्त होती है उसकी।
निकाह और मुताह करके उनकी 360 के आसपास बेगमें थीं। इतनी बेगमों का खर्च उठाना, उनकी व्यवस्था करना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। इस परी खाना में नवाब वाजिद अली शाह इतने ईमानदार हैं कि जिस महिला से उनके संबंध रहे, कैसे रहे, क्या रहे, उन्होंने इसके बारे में सब कुछ इसमें लिखा है। परी खाना में जब उन्होंने काम शुरू किया, बहुत सारे गायक वादक जिनको वेतन दे करके रखा जाता था, इतने लोगों का वेतन निकालना, खाना पीना, खर्चा, सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब चीज़ें निकालना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें हुई। परी खाना में हज़रत महल को लाया गया। हज़रत महल की यहाँ एंट्री होती है, परी खाना से ही वो वाजिद अली शाह के जीवन में आई थी। हज़रत महल के पिता नवाब की सेना में एक सैनिक थे। जब वो अवध आए और उनकी पुत्री जब परी खाना में दाखिल हुई, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो सैयदों का खून था उनके अंदर, तो उनके बदन से खुशबू आती थी। इस वजह से जब वो परी खाना में दाखिल हुई तो उनका नाम रखा गया महक परी। परी खाना में दाखिल ही वो इसीलिए हुई थी क्योंकि वो खूबसूरत थी और कला की समझ थी उनके अंदर। और बहुत जल्दी महक परी ने वाजिद अली शाह का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और वाजिद अली शाह को जब ये पता चला कि महक परी प्रेग्नेंट हैं, तो उन्हें अपनी बेगम बनाया, मुताह निकाह किया था उनके साथ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तो वो वाजिद अली शाह की बेगम बन गई। बेगम बनने के बाद अब सोचिए, किसी नवाब की 350 बेगमें होंगी तो आपस में कितनी राजनीति होती होगी। असली जगह, ऊंची जगह पाने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती होंगी। ये सब हुई और ये परी खाना में इसके बारे में भी जिक्र है, वो भी मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊंगी। जब नवाब वाजिद अली शाह अपने रास रंग में डूबे हुए थे, तभी अंग्रेज़ रेजिडेंट से जो भी बातचीत होती थी, बेगमें भी सुनती थी, वज़ीर भी सुनते थे, उनके दरबारी भी सुनते थे, सब आगाह करते थे। लेकिन यदि हम कहें कि नवाब वाजिद अली शाह का मोरल इतना डाउन हो चुका था कि वो कोई भी कदम उठाने से पहले इतना डरते थे कि जब तक चल रहा है तब तक चलने दो, यदि हमने कोई भी प्रतिरोध किया तो हम जो हैं वो भी नहीं रहेंगे। मतलब, और फिर सब चीज़ें भुलाने के लिए वो शराब के नशे में और संगीत के नशे में डूब जाते थे। उन्हें वो बेटर तरीका लगता था एस्केप का। किसी भी आपको मुश्किल से भागना हो तो एक एस्केप रूट होता है, वो एस्केप रूट था परी खाना उनके लिए। वो वहाँ जाते थे अपना गम गलत करने के लिए। हालांकि जो सुरेंद्र कांत का उपन्यास है उसमें वो बार बार लिखते हैं कि बेगम ने बार बार कोशिश की वाजिद अली शाह को आगाह करने की कि आप कुछ कीजिए, नहीं तो अवध हाथ से निकल जाएगा। लेकिन कोई रास्ता नहीं था नवाब के पास, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि उन्होंने कुछ भी किया तो अवध को फाड़ के खा जाएगी कंपनी। ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि अवध को फाड़ के खा जाएंगे। ये अंदाज़ा उन्हें बहुत अच्छी तरह से हो गया था। 1856 की बात है, 10 फरवरी को अंग्रेज़ रेजिडेंट नवाब के पास आया और उन्होंने कहा नहीं बल्कि चेतावनी दी कि आपका जो प्रशासन है वो सही नहीं है, यदि आपने कुछ किया नहीं तो हम प्रशासन अपने हाथ में ले लेंगे। नवाब के लिए ये चेतावनी थी। नवाब को 2 दिन का समय दिया गया सोचने के लिए कि आप बताइए क्या करना है। चेतावनी ये थी कि या तो आप स्वेच्छा से गद्दी छोड़ दो, नहीं तो हम हड़प लेंगे। 2 दिन तक नवाब, उनके वज़ीरों, उनके अमीरों, उनकी बेगमों में बातचीत होती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला, नतीजा कुछ नहीं हुआ। 1856 फरवरी 12 फरवरी को अवध अंग्रेज़ों द्वारा हड़प लिया गया, कंपनी द्वारा हड़प लिया गया। कैसर महल जहाँ पे उनका निवास था उस पर कब्ज़ा हो गया अंग्रेज़ों का। लेकिन इससे पहले एक ख़ास चीज़ जो बेगम हज़रत महल के बारे में जानने की है वो ये है कि बेगम हज़रत महल बार बार नवाब को आगाह करती थी।
जब भी कोई जासूस, कोई हरकारा कोई खबर लेकर आता था, कोई सूचना लेकर आता था और ये पाता था कि नवाब वाजिद अली शाह मौजूद नहीं है उनकी बात सुनने के लिए, तो उनकी बात बेगम सुनती थी और अपने लेवल पर जितना हो सकता था उसको दूर करने का प्रयास भी करती थी। कुछ एक किस्से, कुछ एक वाक़ये सुरेंद्र कांत जी ने अपने उपन्यास में लिखे हैं, जिनमें से कुछ यदि मोटे तौर पर देखा जाए तो स्त्रियों के अपहरण, स्त्रियों भी नहीं कहेंगे हम, बच्चियों के अपहरण और बलात्कार से संबंधित थे। जो आम आदमी है उसके ऊपर अत्याचार के सिलसिले में है कि किस तरह से अंग्रेज़ अपने वो काम जो पशुओं से करवाए जाने वाले थे वो भी करवा लेते थे उनसे, कोड़े लगा करके, और मेहनताने में कुछ नहीं देते थे। मेहनताना मांगने पर उल्टा उन्हें किसी और तरह की शारीरिक यातना दी जाती थी। इस तरह की यातनाओं की खबरें जब बेगम हजरत महल के पास पहुंचती थी, वो कोशिश करती थी कि उनका निराकरण किया जा सके, और इन सभी कामों में उनकी मदद करते थे कुछ लोग। इन लोगों के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि ये अवध के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वज़ीर था उनका अली नकी खान। वज़ीर अली नकी खान यदि नहीं होता तो बेगम हजरत महल ना होती, क्योंकि मुझे जितना पढ़ा उससे ये लगता है कि जो चीज़ें, जो बीज उन्होंने बेगम के अंदर बोए, प्रशासन के हों, गुप्तचरी के हों या फिर सैन्य व्यवस्था संभालने के हों, ये मास्टरमाइंड उसके पीछे वज़ीर अली नकी खान थे। आज़मगढ़ के राजा जयलाल सिंह का नाम आता है, जो पूरे विद्रोह में युद्ध मंत्री की भूमिका जिन्होंने निभाई, पूरे सेना की कमान उन्होंने संभाली। रायबरेली के राणा बेनी माधव, जिनका जिक्र टैगोर ने अपने नाटक में भी, निबंध में भी किया है, राणा बेनी माधव सिंह, इन्होंने रणशक्ति, मतलब जो सेना थी उसको कैसे इकट्ठा किया जाए, वो लड़ेगी कैसे, स्ट्रैटेजी क्या बनेगी, व्यूह रचना क्या होगी, ये राणा बेनी माधव का कमाल था। गोंडा के थे राजा देवी बख्श, जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, बानपुर के बुंदेला राजा मर्दान सिंह और मथुरा के ज़मींदार राजा देवी सिंह। बहुत सारे नाम हैं, एक नाम ख़ास है और वो है मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ये फैज़ाबाद के थे और इनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो अयोध्या में मस्जिद के लिए ज़मीन दान दी गई है, वहाँ जो अस्पताल बनेगा और जो मस्जिद बनेगी वो इन्हीं अहमदुल्लाह शाह के नाम पर बनेगी। ये अवध के बारे में था। अब आइए 1857 की क्रांति के बारे में हम आपको बताते हैं। हमने आपको बताया कि 1856 फरवरी में अवध को कंपनी के अधीन कर लिया गया। नवाब को निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित किया गया कलकत्ता, फोर्ट विलियम में पहले रखा गया और बाद में मटिया बुर्ज भेज दिया गया। मटिया बुर्ज हालांकि नवाब ने खुद अपने पैसों से बनवाया था, जो उन्हें पेंशन मिलती थी। नवाब अपनी बेगमों, अपने माल असबाब जितना वो ले जा सकते थे उसके साथ कलकत्ता चले गए। और जब नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता जा रहे थे, उन्होंने एक ठुमरी लिखी थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। और ये एक बहुत कारुणिक समय था अवध की जनता के लिए। अवध की जनता के रूप में इतिहासकार कहते हैं कि अवध विधवा हो गया था। ऐसा मातम था अवध में अपने प्रिय बादशाह के चले जाने का। बादशाहत जो है वो, मैंने बादशाह इसलिए शब्द इस्तेमाल किया कि नवाब वाजिद अली शाह को बादशाह की उपाधि भी दी थी कंपनी सरकार ने। कंपनी सरकार इस तरह की उपाधियां बांटती थी अपने प्रति वफादारी खरीदने के लिए। और एक और चीज़ बांटती थी, हमारी ही ज़मीन, हमसे ही छीनी हुई ज़मीन, वो कभी इसे बांट देती, कभी उसे बांट देती। वही ज़मीन, इलाहाबाद और कड़ा की ज़मीन कितनी बार कितने लोगों के पास पहुंची। हमारी ज़मीन कभी हमें ही तोहफे के तौर पर दी जा रही है खुश करने के लिए। तो
बादशाहत भी इसी तरह बख्शी गई थी। अपने बादशाह के चले जाने पर अवध बहुत दुखी था। ये लोकप्रियता थी वाजिद अली शाह की। 10 मई ये दिन 1857 ये विद्रोह का दिन था, लेकिन विद्रोह के दिन से पहले बहुत कुछ सुलग रहा था। मैंने आपको बताया कि एक व्यवस्था थी जिसकी विद्रोह के बहुत सारे कारण थे। क्या कारण रहे होंगे? आपको बताया कि दीवानी और राजस्व के बहुत सारे मामले जो हैं वो कंपनी सरकार के पास पहुंच गए थे और एक कर व्यवस्था लागू की गई जिसे सरसरी बंदोबस्त कहते हैं, समरी सेटलमेंट कहते हैं। इसमें जितने ताल्लुकदार थे, ताल्लुकदार नवाबों के वो हाथ थे जो कर इकट्ठा करने में, उनका राजस्व इकट्ठा करने में बहुत मदद करते थे। इस समरी सेटलमेंट की वजह से, सरसरी व्यवस्था की वजह से उनको अपनी शक्तियां खोनी पड़ी, वो श्रीहीन हो गए। उनसे ये कहा गया कि आपके हिस्से में जितनी ज़मीन है सब आपने अत्याचार से और अनाचार से हासिल की है, ये अब आपकी नहीं है, ये हमारी है। आपके हिस्से में जितने सिपाही हैं, ताल्लुकदार सिपाही भी रखते थे अपने, उनकी अपनी सेना होती थी, अपने छोटे छोटे किले होते थे, गढ़ियाँ होती थी। अब आप सेना नहीं रख सकते, भर्तियाँ नहीं कर सकते। अब हम डायरेक्ट किसान से कर वसूलेंगे, डायरेक्ट कामगार से कर वसूलेंगे, आप कहीं हो ही नहीं बीच में। अब अवध के इतने बड़े इलाके में न जाने कितने ताल्लुकदार थे, सब विरोध में हो गए। ये एक बहुत बड़ा कारण था 1857 के विद्रोह के निकलने का। और एक कारण तो वो सेना में जो चर्बी वाले कारतूस थे वो भी एक बहुत बड़ा कारण था, उसने धार्मिक रंग दे दिया था इस विद्रोह को। आइए अब आते हैं 10 मई विद्रोह की शुरुआत के दिन। 10 मई 1857 को विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ। इसकी निर्धारित तिथि थी 31 मई, लेकिन ये पहले शुरू हो गया। इतनी व्यग्रता थी लोगों के मन में, अंग्रेज़ सरकार को उखाड़ फेंकने की इतनी ज़्यादा लालसा थी कि इतना इंतज़ार भी नहीं कर पाए। दरअसल ये भनक कि अंदर अंदर कुछ सुलग रहा है, ये कंपनी सरकार को भी था पता, और इसी वजह से वो उसे दबाने की भी कोशिश कर रहे थे। मेरठ छावनी में कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित करके जेल में डाल दिया गया था, उन्हें प्रताड़ित किया गया था, अपने साथियों के सामने कुछ अपशब्द कहे गए थे और इस वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा बवाल हो गया। और 10 मई को उन सभी को जेल से छुड़ा लिया गया और पूरा बाज़ार मेरठ का उठ खड़ा हुआ। मेरठ में कत्लेआम हुआ, बहुत सारे एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियों को मारा गया, और वो भी इसलिए क्योंकि नाराज़गी इतनी ज़्यादा थी कि वो उससे भी शांत नहीं हो रही थी। अब ये 10 मई देखिएगा, मेरठ और दिल्ली के बीच का रास्ता कितना है। मेरठ से 10 मई को जो विद्रोह शुरू हुआ, 11 मई को भोर में विद्रोही दिल्ली पहुंच गए, विद्रोही सेना दिल्ली पहुंच गई। और उस समय रमज़ान का समय चल रहा था, जाग हुई पड़ी थी। और बादशाह ने जब देखा बहादुर शाह ज़फ़र ने कि कुछ लोग आए हैं, उनसे पूछा गया तो ये हुआ कि हमने ऐसे ऐसे क्रांति की है, हम चाहते हैं कि आपका प्रश्रय मिले। बादशाह ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे पास कुछ शक्तियाँ नहीं हैं, मैं तो सिर्फ गद्दी पर बिठाया हुआ एक पुतला हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप सिर्फ हमारे सर पर हाथ रखिए, सारी शक्तियाँ हम दिलाएंगे आपको। ऐसा जब आश्वासन मिला तो सबके सर पर बादशाह ने हाथ रखा और अगले कुछ दिनों में दिल्ली को मुक्त करा लिया गया। दिल्ली मुक्त हुई, धीरे धीरे विद्रोह सब जगह फैलता गया। 11 मई को दिल्ली, 10 से 14 मई के बीच में दिल्ली मुक्त करा लिया गया था। इसके बाद झांसी, बुंदेलखंड, गोंडा, बहराइच, नेपाल की तराई वाला इलाका, फैज़ाबाद, बरेली, सब, झांसी, ये विद्रोह जो है इसका इलाका हालांकि हम कहेंगे सीमित था, बहुत हद से हद नागपुर और सतारा, क्योंकि नाना साहेब, तात्या टोपे, राव साहब भी इसमें शामिल थे, तो हम नागपुर और सतारा को भी इसमें शामिल मानते हैं। ये पूरा इलाका सुलग रहा था। यहाँ पर इस क्रांति से पहले 10 मई से ठीक पहले अवध में जो सुगबुगाहट थी, वहाँ पर उर्दू, फ़ारसी और हिंदी में पर्चे बांटे जा रहे थे। ये पर्चे बांटने का काम बेगम की तरफ से किया जा रहा था।
इन पर्चों में लिखा था कि आपको कैसे भी करके कंपनी बहादुर के खिलाफ होना है। इतना ही नहीं, बेगम का जो दिमाग था वो इस तरफ भी चल रहा था कि पर्चे तो सिर्फ पढ़े लिखे लोग पढ़ पाएंगे, जो अशिक्षित हैं वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए आल्हा जैसे गीत बनाए जाएं, तमाशे बनाए जाएं, कठपुतली और खेल बनाए जाएं, उनको इस तरह से जागरूक किया जाए। कंपनी सरकार, पता सबको था, गांव-गांव ये बात थी कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, कर व्यवस्था सबके लिए बराबर रूप से लागू थी। तो इस तरह से सबको एक साथ किया गया था। यहाँ मई से जून के बीच, पूरा मई बीत गया और पूरा जून बीत गया। इस बीच में लखनऊ सुलगता रहा, तैयारी करता रहा, अपने आप को तैयार करता रहा। ये तैयारी के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ खैर अभी हम वो रिवील नहीं करेंगे, वो थोड़ी देर बाद। 30 जून को चिनहट में युद्ध हुआ। लखनऊ के नवाब की जो फ़ौज थी, जिसको विद्रोही सेना कहते हैं अंग्रेज़ इतिहासकार, उनके और अंग्रेज़ सेना के बीच में चिनहट में फ़ौज इकट्ठा है, ये तो अंग्रेज़ों को पता था, लेकिन चिनहट में कितनी फ़ौज इकट्ठी है इसका अंदाज़ा अंग्रेज़ों को बिल्कुल भी नहीं था। चिनहट में अपने मद में चूर, पूरे ओवर कॉन्फिडेंस के साथ जब अंग्रेज़ सेना वहाँ पहुँची, 600 सिपाही लेके पहुँचे थे वो, जिसमें से 100 सिपाही जो थे वो सिख रेजिमेंट के थे और बाकी 600 जो हैं वो सामान्य सिपाही थे। 600 की सेना लेके जब अंग्रेज़ वहाँ पहुँचे तो वहाँ 1,500 लोग इकट्ठा थे। सैनिक कोई नहीं था, ज़्यादातर लोग मजदूर और किसान थे। आर्टिसंस बोला है तो कामगार थे। उन लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत, और इस रणनीतिकार का नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह, एक सोची समझी रणनीति के तहत चिनहट में अंग्रेज़ों को परास्त किया। अंग्रेज़ हैरान थे कि अरे इस सेना ने हमें हरा दिया। उन्हें सपने में भी अंदेशा नहीं था कि ये किसान और मजदूर, ये आम जनता हमसे हम जीत सकती है। बहुत बड़ा धक्का था अंग्रेज़ों के लिए। चिनहट में अवध की सेना की जीत हुई थी। लखनऊ में जश्न शुरू हो गया था। अब एक लड़ाई थी जो लखनऊ की सेना ने जीत ली है, लेकिन अब उसको दिशा भी देनी है इस जीत को। नवाब वाजिद अली शाह वहाँ नहीं हैं, वो निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर हज़रत महल सामने आई। उन्होंने 15 जुलाई 1857 को अपने 12 साल के बेटे बिरजीस कदर को उत्तराधिकारी घोषित किया, नवाब घोषित किया, और उसकी संरक्षिका बनी खुद, और पूरी विद्रोह की कमान अपने हाथ में ले ली। बहुत सारे रुक्के निकाले गए उनके नाम से, और हमने कहा कि चिनहट के युद्ध के बाद लखनऊ में जश्न का माहौल था। साल भर पहले अपना नवाब खोया था लखनऊ ने, और अब ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ वापस आ रही है। बम बम महादेव और जय कन्हैया लाल की, इस तरह के नारे लग रहे थे। हमारा कन्हैया आया है, ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था। पहली बार गदर में सार्वजनिक रूप से बेगम हज़रत महल सामने आई थी। नाम रखा था नवाब इफ्तिखारुन्निसा बेगम हज़रत महल साहिबा, ये तखल्लुस के साथ पूरा। अब यहाँ ये बात ज़रूर उठनी चाहिए, इस पर ज़रूर चर्चा होनी चाहिए कि बेगम हज़रत महल वहाँ क्यों थी, नवाब के साथ कलकत्ता क्यों नहीं चली गई। हमने आपको बताया कि मुताह निकाह किया था उन्होंने। मुताह का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था, या तो वो ख़त्म हुआ होगा 1850 में, या एक चीज़ मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ परीखाना से, जो रह गई बात कि बेगम हज़रत महल इतनी ताकतवर कैसे बनी। परीखाना में आखिर सुरक्षा की क्या व्यवस्था थी। नवाब वाजिद अली शाह परीखाना में लिखते हैं कि इस दौरान मेरी ख्वाहिश हुई कि अपने घर पर सिपाहियों का पहरा मुकर्रर करूं, लेकिन महदूद आमदनी और बेपनाह खर्च की वजह से मजबूर था
साथ ही वालिद माजिद की तरफ से मनाही भी थी। मजबूरन जनानखाने की चौकी के लिए 30 औरतों को मुलाजिम रखा गया। इन औरतों के लिए रोज़ाना फ़ारसी ज़बान में कवायद सिखाने का भी इंतज़ाम किया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में वे इस कवायद में इतनी माहिर हो गई कि अंग्रेज़ी परेड मेरी नज़र में गैर अहम हो गई। क्वालिटी देखिएगा, हर एक औरत लिबास के रखरखाव और असलहों की सफाई में अंग्रेज़ी फ़ौज के बराबर पर आ गई। इसके अलावा मैंने 50 तुर्क सवार भी रखे थे नौकर। तुर्क सवार घुड़सवार औरतें थीं, ये भी, उन्हें भी इन्हीं औरतों की तरह फ़ारसी में तालीम और कवायद दी जाती। तुर्क सवारों का ये दस्ता भी अंग्रेज़ी सेना से बहुत बेहतर था। हाजी मोहम्मद शरीफ अली खां को इन दोनों दस्तों का अफसर आला मुकर्रर किया गया। कवायद के घोड़ों को देखने से मालूम होता था कि लोहे की दीवार खड़ी है। ये छोटी सी टुकड़ी भी इतनी आला थी जो नवाब वाजिद अली शाह ने अपनी देखरेख में कराई थी। और एक ख़ास बात है कि ये जो औरतों की सेना थी, इसकी सिपह सालार भी एक महिला थी, रहीमी नाम था उसका। और लखनऊ में एक तवायफ़ थी हैदरी बाई, पहले वो गुप्तचरी करती रहीं, बाद में सेना में शामिल हो गई। यहाँ बेगम हज़रत महल की एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि ऊपर उठने की जो आकांक्षा होती है, उत्कंठा होती है, एक बंधन तोड़ने का जो अंदर से बेचैनी होती है, वो कितनी ज़्यादा थी उनके अंदर। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी वो। परीखाना में उसके बारे में भी नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा है। छोटा सा पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाऊंगी, किस तरह से वो बाकी बेगमों से अपने आप को अलग करती हैं। एक रोज़ ईद उल ज़ुहा के मौके पर जनाब वालिदा साहिबा के मुजरे और नज़र के लिए मैं बादशाह मंजिल गया। उस वक्त हज़रत बेगम मेरे साथ थीं। वहाँ तमाम बेगमात और महल्लात के साथ महफिल रही। आखिर में रात के वक्त तमाम बेगमात अपने मुसाहिबों के, जिनकी तादाद 3-4 हज़ार थी, जमा हुई। इसका मकसद ये था कि आज रात हज़रत बेगम को सबके सामने जलील किया जाए। चुनांचे तमाम रास्तों और दरवाज़ों पर अपने आदमियों को बिठा दिया कि आमदो रफ्त पर रोक लगा दी जाए। जब हज़रत बेगम को इसकी इत्तला हुई तो उन्होंने ख़ुदकुशी के ख़याल से एक छुरी मेरी नज़र बचाकर छिपाकर साथ रख ली। मैं एक पहर रात गुजारने के बाद वालिदा साहिबा से इजाज़त लेकर फ़ीनस पर सवार हुआ। जब फ़ीनस को कहारियाँ उठाने ही वाली थी कि हज़रत बेगम ने कहा, ए जाने आलम, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैं चूँकि हालात से अनजान था, इसलिए कहा, बिस्मिल्लाह, आ जाओ। हज़रत बेगम फ़ीनस पर सवार होकर मेरे दाहिनी तरफ बैठ गई। कहारियों ने अभी फ़ीनस उठाया ही था कि माशुकुल सुल्तान और महबूब आलम, ये 2 बेगमों के नाम हैं, झपट कर आई और चाहा कि हज़रत बेगम को कोड़े मारकर फ़ीनस से नीचे गिरा दें। तभी 2-4 औरतों ने फ़ीनस को अपने घेरे में ले लिया और महबूब आलम ने कोशिश की कि कोड़े की डोर हज़रत बेगम के गले में डालकर उन्हें फ़ीनस से नीचे गिरा दें। ऐन उस वक्त हज़रत बेगम ने मियान से खंजर निकाला और चाहा कि अपने सीने में घोंप लें। तभी मैंने खंजर और उनके सीने के बीच अपना हाथ रख दिया। ये वैल्यू थी हज़रत बेगम महल की नवाब वाजिद अली शाह के जीवन में। ये अजीब मुश्किल वक्त था, आखिर जिसका लिखना मुहाल है। आखिरकार हज़ारों कोशिशों के बाद जनाब वालिदा साहिबा दरमियान में पड़ी। काफ़ी बहस मुबाहिसे के बाद इस बात पर फैसला हुआ कि मैं रोज़ाना 7 घंटे बेगम हज़रत साहिबा के पास रहूँगा। 7 घंटे, और 1 घंटा इन सब बेगमातों के साथ गुजारूँगा। चुनांचे उस वक्त से अब तक यही तरीका जारी रहा है। जनाब वालिदा साहिबा की तरफ से एक मुलाजिम आता है, मैं उसके साथ इन बेगमात के पास जाकर 1 घंटा गुजार कर वापस आ जाता हूँ। ये वैल्यू उन्होंने अपनी बना कर रखी थी पहले से ही, और इसके पीछे किसी तरह का षड्यंत्र काम नहीं कर रहा था। ये उनके अंदर की क्वालिटीज़ थी जो उन्हें ये मुकाम दिला रही थी। वरना नवाब वाजिद अली शाह बेवकूफ़ नहीं था। इस परीखाने में उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह से लिखा है कि जितनी भी स्त्रियां मेरे जीवन में आईं, सब अपने मतलब से आईं, मौका परस्त थीं सब। यदि सब मौका परस्त थीं तो सबको 1 घंटा, बेगम को 7 घंटा यदि उसने अपने दिन का नवाजा है तो कुछ तो बात बेगम में रही होगी।
ये बात कभी खुलकर सामने नहीं आई। बेगम के इस पहलू को किसी ने उजागर नहीं किया। यहाँ तक कि जब 1856 में कौसर महल को अंग्रेज़ों ने घेर लिया, उस पर उनका कब्ज़ा हो गया, सुरक्षा भी उन्हीं की, आना जाना सब चेकिंग होती थी, उस समय भी जासूसों से किस तरह से मिलना है, अंदर की खबरें बाहर और बाहर की खबरें अंदर कैसे आनी है, इसकी भी व्यवस्था थी। गुप्तचर अंदर आते थे वेश बदलकर, बेगम बाहर जाती थी वेश बदलकर, बहरूपिया बनकर। तो ये कला थी, ये कौशल था और इसमें वो प्रवीण थी, तभी अवध को संगठित करके विद्रोह कर पाई। मौलवी जब उन्होंने अपने पुत्र बिरजीस कदर को नवाब घोषित किया, तो ताराकोठी एक जगह है लखनऊ में, वहाँ पर सभा बुलाई जाती थी और बेगम के सिग्नेचर से तमाम फैसले होते थे, बाहर पर्चे निकलते थे। बेगम को निर्विवाद रूप से सभी ने संरक्षक मान लिया था उत्तराधिकारी का, बिरजीस कदर का। लेकिन एक व्यक्ति था जिसने बेगम को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि प्रो और कौन दोनों हैं, दोनों चीज़ें कही जाती हैं कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो हैं वो बेगम का साथ भी उन्होंने बहुत दिया, लेकिन बेगम के विरोध में भी खड़े रहे। विरोध में क्यों खड़े रहे वो हम आपको आखिर में बताएंगे। लेकिन जो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे, उन्होंने ये चाहा कि बिरजीस कदर और बेगम हज़रत महल उनका शिष्यत्व स्वीकार कर ले, यानी नवाब तो वो उन्हें मानता नहीं था। अब ये मौलवी अहमदुल्लाह शाह कौन था, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मौलवी नाम लगा है इनके आगे तो निश्चित सी बात है कि मौलवी ही रहे होंगे। और साथ में ये शासक थे फैज़ाबाद के, तो प्रशासन और युद्ध का भी इन्हें बहुत अच्छे योद्धा थे। छापामार युद्ध में सिद्धहस्त थे, बेहतरीन लड़ाका थे, हाथ में शिफा था कहते हैं, और पैगंबर कहा जाता था इनको। कहते थे कि इनके हाथ में जादू है, जिसको छू लेते हैं उसकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उसके दिन फिर जाते हैं। ये सब चीज़ें एक तरफ थीं, जो इनकी सबसे ख़ास बात थी वो थी संगठनकर्ता के रूप में। ये आम आदमी के नेता थे, नायक थे, जो हिंदू मुस्लिम का जो गंगो जमनी समाज था, मिला जुला सा कल्चर था, इसको इन्होंने इतने आराम से कंट्रोल किया हुआ था। और उसके पीछे थी इनकी बिना लाग लपेट के, बिना किसी मतलब अपना फ़ायदा सोचे हुए सबकी मदद करने वाला जो इनका काम था, वो इसके पीछे बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक थे। मज़लूमों के मसीहा कहा जाता है इन्हें। एक जो ख़ास बात इनकी थी वो ये थी, आपने सुना होगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, रोटी और कमल गांव-गांव घुमाए गए थे। रोटी कमल को साधु संत और जो चौकीदार हुआ करते थे वो एक गांव से दूसरे गांव में लेकर के जाया करते थे। वो जो कॉन्सेप्ट था वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह के दिमाग से निकली हुई उपज थी। कहते थे रोटी से बड़ा धर्म कोई नहीं है, यदि हम अभी नहीं जागे तो हमारी रोटी छीननी है। रोटी के लिए धर्म त्याग दो, एक साथ हो जाओ। और चूँकि वे जनता के लीडर थे, जनता के नायक थे, इसीलिए अमीर, उमरा, तालुकदार, नवाब इनके बीच में लोकप्रिय नहीं थे, क्योंकि उनको लगता था कि ये अगर जाग गए, अमीर उमरा भी यही काम करते थे, तालुकदार ज़मींदार भी यही काम करते थे कि शोषण करना है गरीबों का, जो आम जनता है उनका। तो यदि उनके विरुद्ध कोई खड़ा हो रहा है तो वो उनका भी विरोधी हुआ। तो अहमदुल्लाह शाह बहुत अमीरों में बहुत पॉपुलर नहीं थे। इन्हीं लोगों से, किसानों से, कामगारों से मिलकर इन्होंने फ़ौजें तैयार की थीं। पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण किया था, यहाँ तक कि मद्रास रेजिडेंसी में भी इनके होने की खबर है। इतना बड़ा हिंदुस्तान उन्होंने, तात्या टोपे की जो भूमिका है गदर में, उन्होंने संगठित किया सबको एक साथ,
वही भूमिका मौलवी अहमदुल्लाह शाह की भी है। तात्या टोपे से कहीं भी राई रत्ती कम नहीं था मौलवी अहमदुल्लाह शाह का योगदान। यदि इन दोनों की आपसी रंजिश नहीं रही होती, रंजिश थी, ये आपको आगे पता चलेगा, यदि आपसी रंजिश ना रही होती अंदर अंदर, तो लखनऊ इतनी जल्दी हाथ से नहीं जाता। लखनऊ का जो लड़ाई थी वो एक अलग तरह की लड़ाई थी। आपने, चूँकि हम यहाँ रहते हैं इसलिए हम रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। गदर का जितना भी इतिहास पढ़ा है हमने, हम उससे भी वाकिफ़ हैं। लेकिन लखनऊ की जो लड़ाई है वो एकदम अलग तरह की लड़ाई है। यहाँ जनसंहार नहीं हुए, बाकी सब जगह, दिल्ली में भी मैंने आपको बताया कि वहाँ बहुत से अंग्रेज़ों को मारा गया, मेरठ में बहुत से अंग्रेज़ों को जो जहाँ मिला उसे मारा गया, लेकिन यहाँ मारा नहीं गया। उसका कारण था हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस लखनऊ का कलेक्टर था जिस समय गदर की शुरुआत हुई। वो बहुत, उम्र उसकी कुछ ज़्यादा थी लेकिन अनुभवी भी उतना ही था। उसे अंदेशा हो गया था कि यहाँ भी कुछ ऐसा होगा यदि ऐसा विद्रोह यहाँ तक पहुँचा तो। उसने जितने भी एंग्लो इंडियंस थे, यूरोपियंस थे, अंग्रेज़ थे, महिलाओं को, बच्चों को और आम लोगों को, सबको लखनऊ रेजिडेंसी में शिफ्ट कर दिया। ये चिन्हट से पहले की बात है। चिन्हट की लड़ाई 30 जून को हुई है। इन 2 महीनों में लॉरेंस ने यही काम किया और ये बहुत सही फैसला साबित हुआ उसका, और इसी वजह से लखनऊ में नरसंहार नहीं हुआ। नरसंहार हुआ, हिंदुस्तानी जो सैनिक थे वो मारे गए, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पर कम मारे गए। रेजिडेंसी चिन्हट हो चुका था। रेजिडेंसी में पता चला कि सारे जो एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस हैं रेजिडेंसी में जाकर छुपे हैं। रेजिडेंसी को, चिन्हट से आई हुई सेना ने रेजिडेंसी को सब तरफ से घेर लिया और रेजिडेंसी 3-4 महीने घिरी रही। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने, साढ़े पाँच महीने घेराबंदी रही है। और घेराबंदी इतनी तगड़ी लखनऊ की और रेजिडेंसी की कि अंग्रेज़ अफसर चाहकर भी लखनऊ के अंदर दाखिल नहीं हो सके। ये लखनऊ की सेना की, अवध की सेना की कामयाबी है एक स्त्री नायिका के संरक्षण में। ये बहुत बड़ी बात है। युद्ध, इस पूरे विद्रोह में विद्रोहियों ने पहले अपने अपने क्षेत्र को मुक्त कराया और फिर अंग्रेज़ों ने वापस उसे ले लिया, ये चला है। सबसे बाद में अवध को हड़पा है अंग्रेज़ों ने, सबसे ज़्यादा समय तक स्वतंत्र रहा है अवध। तो इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। क्या थी, आइए उस पर चर्चा करते हैं। चिन्हट जीता जा चुका था, रेजिडेंसी को घेर लिया गया था, रेजिडेंसी घेर ली गई है। अब गोले बारूद ज़्यादा अंग्रेज़ों के पास थे, हमारे पास कम थे। अब बिना गोले बारूद के, बंदूकों के कुछ काम नहीं हो सकता, ये मालूम था। लेड इकट्ठा किया जाने लगा बारूद बनाने के लिए। पूरे अवध का जितना इलाका था सब जगह से बारूद बनाने की बात सामने आती है। कारतूस बनाए जाने लगे। फैज़ाबाद में बंदूकें बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। जितने भी कारीगर थे जो बंदूक बनाते थे, बारूद बनाते थे, कारतूस बनाते थे, उन सब को सब जगह से बुला लिया गया, सेंट्रलाइज कर लिया गया। ऐसे लोगों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। फ्रेंच कर्नल को रखा गया सेना को प्रशिक्षित करने के लिए। सामान्य लोगों को प्रशिक्षित किया जाने लगा सेना में काम करने के लिए। ये लगातार चलने वाली, करीब 6 महीने पहले से चल रहा था और अब वापस इस चीज़ में ज़ोर आ गया, क्योंकि सबको पता था कि यदि हमने बंदी बनाकर अंग्रेज़ों को रखा है तो अंग्रेज़ चुप नहीं बैठेंगे, वो आएंगे ज़रूर। ये सारी चीज़ें यदि हो रही हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सोचने वाली बात है। संगठन करता कोई तो होगा, और बिना एक केंद्रीय नेतृत्व के ये सब चीज़ें संभव नहीं थीं। और वो केंद्रीय नेतृत्व था बेगम हज़रत महल का। बेगम हज़रत महल के पास एक थिंक टैंक था। हमने कुछ लोगों के नाम आपको बताए थे। वो थिंक टैंक उन्हें समझाइशें देता था,
रुक के निकलते थे। यहाँ तक कि जितने ताल्लुकदार, ज़मींदार, छोटे नवाब, सबको अपनी अपनी सेना तैयार रखने को कह दिया गया था और सब इतनी ज़्यादा व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे थे उस पूरे युद्ध में अपनी आहुति देने का कि सब ने अपने असलहे तैयार रखे हुए थे कि कब हमको ज़रूरत पड़े और कब हम मैदान में कूद जाएं। ये तंत्र जो था वो सब बेगम हज़रत महल के कुशल नेतृत्व का कमाल था। ताराकोठी में हमने बताया कि सभाएं हो रही थी, दो तरह के तंत्र काम कर रहे थे। प्रशासन भी काम कर रहा था क्योंकि पैसों की जो आय और व्यय का हिसाब किताब था वो रखा जा रहा था, तो कर भी वसूले ही जा रहे होंगे निश्चित तौर पर। और युद्ध का तंत्र, कैसे रणनीति बनाई जाए, ये भी काम कर रहा था। यानी पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद था। और इस प्रशासन में मुख्य तौर पर राजा देवी बख्श और अली नकी खान काम कर रहे थे। राजा देवी बख्श के बारे में हम आपको बताएं कि ये बार बार लखनऊ के सीमावर्ती इलाकों में जाते थे और वहाँ के ताल्लुकदारों से कर वसूली करके वापस आते थे। इनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है। वज़ीर अली नकी खान पूरे समय गुप्तचरों की व्यवस्था संभालते थे, राजा देवी बख्श प्रशासन संभालते थे, और जैसा कि हमने आपको बताया कि युद्ध मंत्री थे राजा जयलाल सिंह। मतलब सभी सम्मिलित रूप से किसी एक व्यक्ति के अंडर में काम कर रहे थे, और वो स्त्री थी बेगम हज़रत महल। रेजिडेंसी से बंधकों को मुक्त कराना अंग्रेज़ों का पहला काम था। कानपुर से हेनरी हैवलॉक चला। हेनरी हैवलॉक और जेम्स ऑट्रम, ये दो नाम हैं। ये कानपुर से लखनऊ बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, वहाँ से आना चाहते थे, लेकिन गांव-गांव में उन्हें इतने प्रतिरोध झेलने पड़े कि वो सितंबर के एंड तक, 30 जून से सितंबर के अंत तक लखनऊ पहुंच ही नहीं पा रहे थे। आप सोचिए उस समय गंगा का मैदान लड़ाई का मैदान बना रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज़ों की इतनी शक्तिशाली सेना यदि गांवों में रोक दी जा रही है तो लखनऊ जाके क्या होगा। लखनऊ की गलियों में जब चिन्हट भी जीत गए, रेजिडेंसी भी है, मतलब घेर लिया गया है, कोई आ नहीं पा रहा है अंदर, जश्न का माहौल था। हलवा, पूड़ी और तमाम पकवान बनाए और बांटे जा रहे थे। लेकिन साथ साथ में एक और काम हो रहा था। बेगम को भी मालूम था और बाकी सारे सिपहसालारों को मालूम था कि जिस दिन अंग्रेज़ यहाँ तक पहुँच गए हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। कुछ ख़ास काम किए गए। कैसरबाग का जो महल था, जिसमें जो निवास था इनका, बेगमों का, नवाबों का, उसके चारों तरफ खाइयाँ खुदवाई गईं। 1,500 मजदूर लगाए गए, खाइयाँ खुदवाई गईं, गोमती का पानी उसमें भरवाया गया कि उस तक, कैसरबाग तक अंग्रेज़ ना पहुंच सकें। गलियों में बैरिकेडिंग की गई। जितनी लखनऊ की गलियां थीं सब जगह इस तरह बैरिकेडिंग की गई कि वहाँ तेज़ी से आना और जाना मुहाल हो जाए। जितने घर थे उसमें लूप होलिंग की गई, छोटे छोटे छेद किए गए कि उसमें से राइफलें निकल सकें, बंदूकें निकल सकें, जिससे कि लड़ाई के समय वो एक चेक पोस्ट की तरह काम कर सकें। इतना सोचना, मतलब सोच करके उसको अमल में ले आना, ये बहुत बड़ी बात है। क्या संगठन रहा होगा। रेजिडेंसी की सप्लाई लाइन काट दी गई कि नहीं रहेगा, नहीं जाएगा अंदर दाना पानी तो जल्दी ये लोग समर्पण कर देंगे। लेकिन अंग्रेज़ कच्ची गोलियां तो खेले हुए थे नहीं, वो लगातार लगे रहे किसी न किसी तरह से। लॉरेंस की बात यदि हम कहें तो वो एक बहुत कुशल प्रशासक था। सिखों के युद्ध में भी उसने काफ़ी बढ़िया काम किया था अफ़गान और पंजाब वाले इलाके में। लॉरेंस लगातार रेजिडेंसी को बचाए रखने में कामयाब हो रहा था। बाहर से विरोधी जो हैं वो गोले फेंक रहे थे, बारूद फेंक रहे थे, और ऐसे ही एक गोले से लॉरेंस घायल हुआ और रेजिडेंसी में ही उसकी मृत्यु हुई, और रेजिडेंसी में आज भी उसकी कब्र वहाँ पर है। अब ऑट्रम और हैवलॉक दोनों बाहर हैं, बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑट्रम बार बार वायसराय को लिख रहा है कि लखनऊ इस तरह से हमारे हाथों से दूर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा हो सकता है।
इसलिए हमें रीइंफोर्समेंट भेजी जाए। लेकिन यहाँ पासे पलटने लगे थे। अक्टूबर की शुरुआत में दिल्ली को मुक्त करा लिया गया। जब दिल्ली मुक्त हो गया तो अब दूसरी जगहों पर अंग्रेज़ों की नज़र थी। अब दिल्ली मुक्त हुआ, दिल्ली से जो विद्रोही थे उनको खदेड़ा गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ भाग लिए वहाँ से जो सबसे पहले दिल्ली वापस अंग्रेज़ों के हाथ में गया था, वहाँ से जो विद्रोही थे वो लखनऊ आ गए। जब वो लखनऊ में एंटर हुए तो बेगम ने बहुत समझदारी भरा एक फ़ैसला लिया। उसने उन विद्रोहियों को संबोधित किया कि खुदा के लिए, ईश्वर का हवाला दिया कि खुदा के लिए आप हमारे साथ आइए, क्योंकि यदि हम सब साथ होंगे तो हम इनको खदेड़ने में कामयाब होंगे। और ये खुदा का हवाला जो था, ये काम किया। ये इसने एक वो भरोसा जताया कि ईश्वर तो हमारे साथ है ही, हम ईश्वर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। धर्म की लड़ाई थी वो, हिंदू और जो कारतूसों वाली बात थी वो धर्म आ गया था उसमें बीच में। दोनों धर्म इसीलिए साथ में इकट्ठे हुए थे। तो धर्म तो साथ में था ही, लेकिन रानी का भरोसा है। ये एक बहुत बड़ी बात विद्रोहियों तक पहुंची कि रानी का भरोसा हम में है। हम कहीं से भी लखनऊ पहुंचेंगे तो रानी हमें अपनी शरण में, बेगम हमें अपनी शरण में लेगी। जब जब जो गढ़ जीता जाता गया, वहाँ से विद्रोही लखनऊ आते गए। और एक तरह से देखा जाए तो लखनऊ विद्रोहियों का एक ठिकाना बन गया। और वहाँ इतने सारे विद्रोही इकट्ठे हो गए, आज़ादी के परवाने इकट्ठे हो गए कि उन सब की सम्मिलित ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। कर्नल कैम्पबेल जो है, अब हैवलॉक और ऑट्रम नहीं घुस पा रहे हैं, कर्नल कैम्पबेल अब दिल्ली से कूच करता है लखनऊ की तरफ। कर्नल कैम्पबेल का सिकंदरबाग में युद्ध होता है बेगम की सेनाओं से। और यहाँ कर्नल कैम्पबेल के पास बहुत विकसित सेना थी, लेकिन वो लखनऊ में सिकंदरबाग में हारता है। सिकंदरबाग के युद्ध में एक बार रानी को हाथी पर बैठे हुए देखा गया है, ऐसा अंग्रेज़ इतिहासकार कहते हैं। वो हाथी पर बैठकर अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रही थी। एक बार सिर्फ इतिहास में वो हाथी पर बैठे सिकंदरबाग की लड़ाई में देखी गई है। सिकंदरबाग दूसरे हमले में जीत लिया जाता है। सिकंदरबाग पर ऑट्रम के सेना नायकत्व में 4,000 सैनिकों को रख करके कैम्पबेल आगे बढ़ता है। सिकंदरबाग के बाद दूसरी लड़ाई है आलमबाग की। आलमबाग की लड़ाई हम आपको बताएं, आलमबाग भी एक महल है। कैम्पबेल की ही सेना आगे बढ़ रही है, उसी के 2 सिपह सालार हैं और कोशिश की जा रही है कि आलमबाग, ये सीमावर्ती इलाका है, आलमबाग भी और सिकंदरबाग भी। आलमबाग जीता जा चुका है, अब सिकंदरबाग की तरफ से अंदर घुसना चाह रही है। सिकंदरबाग और गोमती का किनारा दोनों साथ में है। सिकंदरबाग में कम से कम 4,000 विद्रोही सैनिक थे उस समय जब अंग्रेज़ी सेना वहाँ पहुँची। एक गलती हुई उनसे कि 2 दरवाजे मुख्य थे, एक पीछे का दरवाज़ा था। पीछे का दरवाजे से कोई आ न पाए, उन्होंने वहाँ भारी पत्थर लगा दिया था, इसलिए वो खुद भी वहाँ से नहीं निकल पाए। वहाँ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, 4,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस सिकंदरबाग की लड़ाई में, और सारे विद्रोही सैनिक थे। सिकंदरबाग की लड़ाई की ख़ास चीज़ है, वहाँ एक नाम आता है उदा देवी का। चिन्हट की लड़ाई में उदा देवी पासी हैं, वो पासी समुदाय से आती हैं, दलित महिला थी वो। उदा देवी के पति चिन्हट की लड़ाई में युद्ध करते हुए नवाब की सेना की तरफ से मारे गए थे और उन्होंने शपथ ली थी कि अंग्रेज़ों से मैं बदला लूँगी। उदा देवी नवाब की सेना की, महिला सेना की एक सदस्य थी, कहें सिपाही थी। सिकंदरबाग के दरवाज़े के पास एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। सेना के आने से पहले वो पीपल के पेड़ पर चढ़ गईं। गोला बारूद कुछ उन्होंने अपने साथ लिया और तीर कमान भी कहते हैं कि लिए थे उन्होंने, और वहाँ से उन्होंने करीब 30 अंग्रेज़ सिपाहियों को और अफसरों को मारा। पेड़ के ऊपर से छुप करके और गोलियां और तीर मारे जा रहे हैं। अंग्रेज़ों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से ये हमला हो रहा है उनके ऊपर। बहुत आश्चर्य, तो उन्होंने जब अपने जो लाशें बिछी हुई थी उनको देखा कि तीर उनके ऊपर यूँ आया है,
गोली उनको ऐसे लगी है तो ऊपर देखा गया। जब ऊपर देखा गया तो पेड़ के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग हुई, ऊपर से उदा देवी नीचे गिरी, पूरे मर्दाना वेश में थी। जब उनकी जैकेट खोली गई तो मालूम चला कि वो एक महिला है। उदा देवी के रूप में उनकी पहचान हुई और आज सिकंदर बाग में उनकी एक मूर्ति स्थापित है। तो एक एक व्यक्ति जो है वो इस तरह से विरोध में, विद्रोह में शामिल था। हालांकि इतना स्ट्रैटेजिक, मतलब इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी थी, हम बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन अफसोस ये है कि अंग्रेज़ इतिहासकारों ने इसे एक शब्द दिया था, माइंडलेस वॉयलेंस ऑफ सोल्जर्स। माइंडलेस वॉयलेंस। उन्हें तो ये लग रहा था ना कि सब पागल हो गए हैं, क्यों इतनी ढंग की जो व्यवस्था हमने दी है उसको छिन्न भिन्न कर रहे हैं। मार्च 1800, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है, 18 नवंबर के आसपास, 18 नवंबर 1857 कैम्पबेल ने रेजिडेंसी से एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को मुक्त करा लिया। वो वापस चला गया उनको लेकर के, वो वापस चला गया। नवंबर से लेकर के मार्च तक अंग्रेज़ी सेना जो है वो वापस नहीं आ पाई यहाँ पर लखनऊ में। लेकिन लखनऊ में जगह जगह से विद्रोही इकट्ठे हो रहे थे और लखनऊ विद्रोह के लिए पूरी तरह तैयार था। कोई लड़ाई नहीं हो रही है, सेना पूरी तैयार है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है। अब सेना, इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए, उसकी रसद के लिए तमाम इंतज़ामात नवाब की तरफ से किए जा रहे हैं। यहाँ पर धीरे धीरे निराशा गिरने लगती है जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हो। तो वो निराशा बेगम को दिखने लगी थी। इस निराशा को देखने के बाद बेगम ने अपनी सेना से एक अपील की थी। वो अपील ज़रूर समझी जानी चाहिए। मैं आपको अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जुमा मैंने किया है, कोशिश कर रही हूँ कि उस तरह से आपको बता पाऊँ। दिल्ली जब हमने जीत लिया था तो दिल को बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन अब दिल्ली हमारे हाथ में नहीं है, बादशाह निर्वासित हैं, सेना वहाँ की छिन्न भिन्न है। अंग्रेज़ों ने पश्चिम, दक्षिण और पूर्व ने अपनी सरकार बना ली है। जहाँ के राजाओं से और नवाबों से हमें मदद मिलना अब संभव नहीं है। नाना साहेब भी परास्त हो चुके हैं, लखनऊ लेकिन खतरे में है। सारी सेना लखनऊ में इकट्ठा है लेकिन सेना निराश है, ये रानी ने अपने उद्बोधन में कहा था। अब सेना से खुद पूछ रही है कि बताओ क्या करना चाहिए हमें। आप तो निराश हैं, लेकिन हम क्या करें? क्यों ना हम आलमबाग पे हमला करें। आलमबाग में 4000 सैनिक ऑट्रम के सेना नायकत्व में हैं, वहाँ मौजूद हैं। क्यों ना हम आलमबाग के पर हमला करें, क्यों हम रीइंफोर्समेंट आने का इंतज़ार करें। अगर रीइंफोर्समेंट अंग्रेज़ों की कैम्पबेल पहुँच गया आलमबाग तक तो उनकी शक्ति तो बढ़ जाएगी, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों हम रीइंफोर्समेंट आने का इंतज़ार करें? यदि ऐसा हुआ तो लखनऊ घिर जाएगा। मुझे जवाब दीजिए कि मैं कब तक सिपाहियों को तनख्वाह देती रहूं जबकि वो कर कुछ भी नहीं रहे हैं। सीधे तौर पर उसने कही ये बात। ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है, जिगरे का काम है अपनी तैयार सेना को इस तरह से कहना। यदि आपको नहीं लड़ना है तो बताइए, मैं अंग्रेज़ों से समझौता कर लेती हूँ, मुझे पेंशन मिलेगी, अभयदान मिल जाएगा, मेरा तो काम हो जाएगा। आप बताइए आपको क्या करना है। ये साफ तौर पर बेगम हज़रत महल ने कहा। इस पूरी बात का लब्बो-लुबाब ये है कि उसको पूरे गुप्तचरों से ये पता थी बात कि रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। ये भी बात तय होती है कि वो क्रांतिकारियों की अगुआ भी थी। ये भी बात तय रहती है कि यदि उस समय तक सैनिकों को तनख्वाह बांटी जा रही है तो पूरी अर्थव्यवस्था भी सुचारू तौर पर चल रही थी। इन सब के पीछे थी बेगम हज़रत महल। और इतने महत्वपूर्ण नायक को अभी तक हम भूल रहे थे। अंग्रेज़ों को यह भी समझ में आ गया था कि लखनऊ यदि हमने नहीं जीता तो हमारे हाथ में हिंदुस्तान नहीं आने वाला। सर बहुत देर तो नहीं हो रही, जल्दी जल्दी किया जाए। जो अपील उन्होंने की इसने बहुत बड़ा काम किया। मार्च 1858 तक कैम्पबेल ने हमला कर दिया और अवध जो है वो अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया। करीब
5000 के आसपास विद्रोही सैनिक लखनऊ में मारे गए थे, और जो बचे थे वो लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में सीमावर्ती इलाकों में चले गए थे। बेगम को भी बाहर निकलना पड़ा था और बहराइच में जाकर के बेगम ने शरण ली थी। लखनऊ दोबारा अंग्रेज़ों ने हड़पा था, एक बार फरवरी 1856 में और एक बार मार्च 1858 में। दोनों बार का अंतर समझिएगा। जब फरवरी 1856 में अवध हड़पा गया तो राज्य नवाब ने खुद छोड़ा था और वो अपनी मर्ज़ी से निर्वासित होकर के कलकत्ता गया था। लेकिन जब मार्च 1858 में अवध जो है वो अंग्रेज़ों के पास गया तो पूरी लड़ाई लड़ी गई, और पूरी लड़ाई लड़ने के बाद लखनऊ को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था। ये एक अंतर है एक नवाब और एक बेगम के बीच में, ये संघर्ष है और यही बेगम की कहानी है असली। बहराइच में जाने के बाद भी बेगम जो हैं, ये आप समय याद रखिएगा, ये मार्च 1858 चल रहा है, एक बहुत बड़ी तारीख अभी आने वाली है। मार्च 1858 में जब वो बहराइच चली गई है तो बहराइच में जाकर के अब उसके पास क्या काम है। उसने वहाँ जाकर के एक एक व्यक्ति को चिन्हित करना शुरू किया कि कौन था ऐसा जिसने अंग्रेज़ों की मदद की। उन सभी नवाबों को, उन सभी ताल्लुकदारों को, उन सभी उमराओं को चिन्हित करने के बाद उन्हें चेतावनी जारी की गई, बाकायदा मुहरबंद, कि आपने अंग्रेज़ों की मदद की है, क्यों ना आपके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। और मैं आपको बताऊं कि शाहगंज का मान सिंह है जो अंग्रेज़ों का स्वामी भक्त था, मान सिंह को पहले चेतावनी जारी की गई, फिर उसके ऊपर सेना से हमला किया गया, उसे हराया गया और उसके ऊपर जुर्माना क्या लगाया गया, 3 लाख उसे देने होंगे बेगम के खर्च के लिए, सेना की 4 महीने की तनख्वाह देनी पड़ेगी, 15 बंदूकें देनी पड़ेंगी और साथ ही में जो नवाब की सेना है उसमें व्यक्तिगत रूप से भागीदारी उनकी सुनिश्चित हो। ऐसी शर्तें संधि की लगाई गईं। मान सिंह ने सब मान ली, खाली आखिरी वाली नहीं मानी, बाकी सब दे दिया। लेकिन खलबली इतनी मच गई कि जितने अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त थे सबने वायसराय को पत्र लिखे कि भाई हमारी जान तो खतरे में है, अब आप हमें बताइए हमें क्या करना है। ये बेगम का आतंक था जो बाद में भी लखनऊ के पराजित हो जाने के बाद भी बोल रहा था। किसी पर रहम नहीं किया उसने, सबको परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। अंत 1858 के अंत तक गोंडा, बहराइच, इससे भी रानी निकल करके नेपाल की तराई में जो ट्रांस गोगरा रीजन मैंने बोला, तब वो वहाँ तक पहुँच गई थी। और स्ट्रैटेजिकली कैम्पबेल ने 2 तरफ से हमला किया, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य था। लखनऊ कानपुर मार्ग और रोहेलखंड का इलाका जो है, 2 तरफ से आक्रमण किया गया जिससे वो लोग घिर जाएं और वो पीछे की तरफ भागने को मजबूर हो जाएं। तो वो ट्रांस गोगरा की तरफ चले गए, नेपाल की तराई में चले गए और अवध का इलाका जो है विद्रोहियों से थोड़ा सा बच गया। ये सारी स्ट्रैटेजी थी। 2 महीने ये अभियान चला है और 2 महीने में वो खदेड़ पाए हैं नेपाल की तराई में। बाद में कहा जाता है कि बेगम जो है वो राणा जंग बहादुर नेपाल के थे, उनकी शरण में गई। राणा जंग बहादुर अंग्रेज़ों के स्वामी भक्त थे, बहुत सारे युद्धों में उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। वो शुरू में तो बेगम को अपने यहाँ शरण नहीं दे रहे थे, लेकिन बाद में बेगम से बहुत सारा धन लेकर उन्होंने नेपाल में बेगम को शरण दी और बेगम अपनी मृत्यु तक 1869 तक, अप्रैल 1869 तक वहीं रहीं। वहीं उनकी कब्र भी है आज। एक शब्द आता है, एक फ्रेज़ आता है जो इतिहासकारों ने लिखा है, इट इज़ नॉट ओनली द वॉर ऑफ वेपन्स, इट इज़ नॉट ओनली द वॉर ऑफ वेपन्स, इट इज़ द वॉर ऑफ वर्ड्स। अब वर्ड्स कहाँ से आता है? इश्तिहार, पर्चे, जो हुक्मनामे थे, वो। एक और हुक्मनामे की बात हम आपसे करना चाहेंगे। ये पूरा जो गदर था, एक चीज़ इससे हुई थी। 1 नवंबर 1858 को क्वींस प्रोक्लेमेशन आया था, विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, और पूरा राज, गद्दी बदल गई थी, गद्दी बदली थी लेकिन हमारे हाथ में नहीं आई थी।
गद्दी कंपनी सरकार से क्राउन के अंडर में चली गई थी। और क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज है। रानी का घोषणा पत्र लागू हुआ कि अब हिंदुस्तान की सरकार कैसे चलेगी। उन्होंने एक घोषणा पत्र दिया हिंदुस्तान की जनता के नाम, वो पढ़ा गया। उसका पहले तो भारतीय भाषाओं में तर्जुमा हुआ, रानी तक पहुंचा, उसने पढ़ा, उसने बेगम का घोषणा पत्र, बेगम्स प्रोक्लेमेशन दिया। ये दोनों चीज़ें मैं आपको रिलेटिवली बताऊंगी कि क्वींस का प्रोक्लेमेशन क्या था और बेगम का प्रोक्लेमेशन क्या था। ये इसलिए जानना ज़रूरी है कि आपको इससे बेगम की ताकत पता चलेगी, हौसला पता चलेगा, उसकी कुव्वत पता चलेगी। बेगम ने जब मुनादी करवाई, क्वींस प्रोक्लेमेशन और बेगम्स प्रोक्लेमेशन साथ में पढ़े गए और पढ़ने के बाद क्वींस के प्रोक्लेमेशन के पन्ने फाड़ करके और उड़ा दिए जाते थे। इस तरह से वो जनता में अपना भरोसा दिखाना चाहती थी और अपनी बात अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती थी। दोनों प्रोक्लेमेशन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले वो ये कहती थी कि जो भी रानी विक्टोरिया ने कहा है वो बदनीयती से कहा है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज नहीं बदला है, बस कंपनी से क्राउन के अधीन हो गए हैं हम। रानी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि कंपनी द्वारा भारतीय राजाओं और नवाबों से की गई संधियों को जस का तस रखा गया है। कंपनी ने जो संधियां की थी वो वैसे की वैसे रहेंगी। इस पर रानी के प्रोक्लेमेशन में क्या कहा गया, ये एक धोखा है, कंपनी ने तो पूरा हिंदुस्तान हड़प लिया था, तो फिर इस नई व्यवस्था में आखिर नया क्या है, हम तो जैसे थे वैसे ही हैं। रानी के घोषणा पत्र में कहा गया, क्वींस प्रोक्लेमेशन में कहा गया कि जब अवध की जनता वाजिद अली शाह से खुश नहीं थी, उसे हटा दिया गया था, तो उसके छद्म उत्तराधिकारी से कैसे खुश रह सकती है। छद्म उत्तराधिकारी क्यों कहा गया था वो आपको बताऊंगी मैं, उससे कैसे खुश रह सकती है। अब बेगम ने कहा कि किसी भी शासक को अब तक अवध के इतिहास में ऐसी स्वामी भक्ति और ऐसा समर्थन नहीं मिला है जैसा हमें मिला है। फिर रानी कौन होती है निर्धारित करने वाले कि अवध किसका। रानी के घोषणा पत्र में कहा गया था कि क्रिश्चियनिटी ही सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा सत्य है। ये बात कहने के बाद एक चीज़ उसमें और जोड़ी गई थी कि आप सबको अपने धार्मिक विश्वासों का पालन करने का अधिकार होगा। बेगम ने क्या कहा, ये अधिकार तो हमें पहले से है, आप कौन होते हो देने वाले। धार्मिक सहिष्णुता का पालन हम करते हैं, चाहे हम एक ईश्वर को मानने वाले हों या बहु ईश्वरवादी हों, बुत परस्त हों या खुदा परस्त हों, आग की पूजा करें, सूरज की पूजा करें, जंगल की पूजा करें, हमारे विश्वास सच हैं। ईसाईयत आप कहते हो कि सच है, लेकिन इसके पीछे एक जो बात आती है कि चर्च के माध्यम से आप धर्मांतरण करा रहे हो, ये हमें स्वीकार नहीं है। रानी के जो घोषणा पत्र में ये कहा गया क्वींस प्रोक्लेमेशन में, ये ख़ास चीज़ है, जिन्होंने विद्रोहियों को शरण दी, उनकी अगुवाई की, विद्रोह के लिए उन्हें उकसाया, उन्हें हम माफ़ कर देंगे, लेकिन जिन्होंने खून किए, हत्या के लिए उकसाया, उन पर हम कोई रहम नहीं करेंगे। गोलमोल बात थी। बेगम ने कहा कि वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, शर्तें उनकी, फैसले उनके। ये शत्रुतापूर्ण घोषणा पत्र है। एक चीज़ जो रानी के घोषणा पत्र में थी कि उन्होंने कहा कि विकास कार्य किए जाएंगे बहुत सारे हिंदुस्तान में और भारतीयों को सरकारी नौकरियों में रखा जाएगा। ये क्वीन के घोषणा पत्र में था। अब बेगम ने क्या कहा, आप विकास कार्य की बातें कर रहे हैं, आप विकास के नाम पर सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, नहरें खोदेंगे और हिंदुस्तानियों को इसी रोज़गार में रख लेंगे। कोई बेवकूफ़ भी समझ सकता है इसके पीछे आपका मंतव्य। यानी ये पूरा जो घोषणा पत्र था बेगम ने अपना दिया, थिंक टैंक उसके पास ज़बरदस्त था और इसमें इतनी हिम्मत भी थी कि इसके सटीक जवाब बनाए जाएं और पहुंचाए जाएं। एक और चीज़ है, क्वींस प्रोक्लेमेशन से पहले
लॉर्ड पामस्टन जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्वीन विक्टोरिया को इस प्रोक्लेमेशन का मसौदा दिया। सारे मसौदे की बातें मान ली गईं, सिर्फ ये नहीं माना गया कि हिंदुस्तानियों को ब्रिटिशर्स के समान अधिकार होंगे, दोयम दर्जे की नागरिकता होगी, ऐसा करके ये प्रोक्लेमेशन पास किया गया था। यहाँ ये बात आती है कि हम असफल क्यों हुए, कारण क्या थे। बहुत बड़ी मतलब इतना बड़ा इतिहास है इस विद्रोह का। असफलता का कारण विशेष तौर पे बेगम की अगर हम बात करें तो उसकी असफलता के क्या कारण थे। नवाब वाजिद अली शाह जब कलकत्ता निर्वासित हुए तो बाकी बेगमों को तो अपने साथ ले गए, उनका एक उत्तराधिकारी भी उनके साथ गया था। उस उत्तराधिकारी का नाम इस समय मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। उस उत्तराधिकारी को समंदर के रास्ते ब्रिटेन महारानी के दरबार में भी भेजा गया था, दिल्ली दरबार में भी भेजा गया था कि उसको मान्यता मिल जाए उत्तराधिकारी के तौर पर, लेकिन नहीं मिली थी। वो बेगम को छोड़ करके इसलिए गया कि जो मुताह निकाह की बात शुरू में हुई थी, मुताह की अवधि 1850 में ख़त्म हो गई थी। दूसरी बात ये भी कही जाती है कि इसकी बढ़ती हुई शक्तियों को देख करके नवाब की माता ने इनको तलाक दिलवा दिया था, और चूंकि ये परित्यक्ता थी इस वजह से ये नवाब के साथ नहीं गईं। यही बात आती है मान्यता की। यदि ये नवाब की परित्यक्ता ना होती तो इन्हें मान्यता बहुत आराम से मिल जाती, और मान्यता मिल जाती तो जो हमने आपको बताया कि जो सार्वजनिक तौर पर अहमदुल्ला शाह ने इन्हें नहीं माना था, वो कारण यही था। विशेष तौर पर हजरत महल के संदर्भ में यदि देखें तो इतिहास उनको याद रखता है जो युद्ध में विजेता होता है या लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई हुई। बेगम के साथ वो नहीं हो पाया, बेगम को युद्ध छोड़ करके जाना पड़ा, और ये संदेश गया इससे कि इन्होंने अपनी जनता को उसके हाल पर छोड़ दिया और ख़ुद अपनी जान बचा करके नेपाल चली गई। ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये संदेश हो सकता है जनता में गया हो, जिस वजह से लोकगीतों में या कहानियों में, कहावतों में इनका नाम नहीं आ पाया। फिर वही बात होती है कि जो राष्ट्र पर सर्वस्व न्यौछावर करता है, वो याद होगा महाराणा प्रताप का, घासों की सूखी रोटी जब तक सोते का पानी, तब तक जननी हित होगी कुर्बानी पर कुर्बानी। ये वाली बात हिंदुस्तानियों के जहन में बसी हुई है, लेकिन यहाँ पर रानी फिर से खरी नहीं उतरी। दूसरी चीज़, वो उच्च कुल की नहीं थी, निम्न कुल की थी। इस वजह से यही वजह देकर नवाब वाजिद अली शाह की माता ने उनको तलाक देने की बात कही थी। तो ये निम्न कुल का होना उनके लिए एक माइनस पॉइंट बना। नर्तकी थी, परित्यक्ता थी, इस वजह से ये सामने इनका संघर्ष नहीं आ पाया, लिखा नहीं गया। दूसरी चीज़ कि जितने भी लोग उस विद्रोह में शामिल थे ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, और जो पढ़े लिखे थे वो इतनी मतलब तीक्ष्णता से विद्रोह में शामिल थे कि उन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग कर दिए। लिखने के लिए कुछ बचा नहीं उनके लिए कि वो इतिहास लिख पाते। इतिहास लिखने के लिए वो उसमें नहीं गए थे, विद्रोह में नहीं कूदे थे। इतिहास लिखने के लिए बाकी लोग जो बचे थे उनकी जिम्मेदारी बनती थी। विशेष तौर पर यदि हम बोलें तो जॉन के ने 1860 से 1877 के बीच में 3 वॉल्यूम्स जॉन के हैं जो उन्होंने रिवोल्ट के उस पर लिखे हैं, और 1860 में चार्ल्स बॉल की लिखी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये 2 चीज़ें आई थीं। इन दोनों को पढ़ के और टैगोर ने अपना वो निबंध लिखा था। इन दोनों में भी हज़रत महल का जिक्र कहीं नहीं है। हज़रत महल का जिक्र टैगोर ने भी नहीं किया। हज़रत महल के ऊपर कोई कविता नहीं लिखी गई। यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक रेजिमेंट का नाम लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा, लेकिन हज़रत महल के नाम पर नहीं रखा। ये कितनी बड़ी विडंबना है हज़रत महल के साथ। इतना संगठित विद्रोह करने के बाद भी ये नहीं हो पाया। लेकिन ये अगर नहीं होता तो हम 1857 की क्रांति के बाद 1947 में आज़ाद नहीं हुए होते। यदि ये ना होता तो हमारी आज़ादी के लिए हमें थोड़ा और लंबा इंतज़ार करना पड़ता। ये नींव थी,
ये जो संघर्ष था इतना संगठित और वो इसी विद्रोह की वजह से राज को, क्वीन को अपने हाथ में लेना पड़ा, कंपनीज को हटा देना पड़ा। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ और ये आग इतनी ज़्यादा थी कि अंग्रेज़ों को ये पता चल गया था कि अब ये दबने वाले तो नहीं हैं, और इसी वजह से एक सेफ्टी वॉल्व थियरी की तरह से कांग्रेस का गठन करना पड़ा कि वो विद्रोह के स्वर जो हैं एक मंच मिल जाए उनको, वो निकलता रहे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर शासन कर सकें। ये बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए इस विद्रोह के बाद, और ये हमारा हासिल है इस विद्रोह का, इस स्वाधीनता समर का ये हासिल है। अपनी बात समाप्त करने से पहले ये विद्रोह सफल भी हो गया होता यदि दूसरी पीढ़ी तैयार रही होती, दूसरी पंक्ति तैयार रही होती, इन सभी रणबांकुरों के बाद की फौज तैयार होती, तो शायद दूसरा जो हमला होता वो अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए काफ़ी होता। लेकिन हमारे पास वो नायक नहीं थे, दुर्भाग्य ये हमारा था। और इसी दुर्भाग्य पर ब्रेख्त का एक नाटक है लाइफ ऑफ गलीलियो, उसने उस नाटक में लिखा है अनहैप्पी द लैंड दैट इज़ इन द नीड ऑफ हीरोज़, और हम वो अनहैप्पी लैंड बन गए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।